वैक्सीनेशन ड्यूरिंग डिजास्टर हम लोग बात किए इसके बारे में। हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। ऐसे इस कंडीशन में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन का पार्ट। डिजास्टर इफेक्ट्स न्यूट्रिशन डिपेंडिंग ऑन टाइप, ड्यूरेशन, एक्सटेंड ऑफ डिजास्टर, प्री एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशनल कंडीशन। किस तरीके का वहाँ पे हम लोगों का डिजास्टर है और कितने दिन तक ये जो है कंडीशन बना रहेगा, उससे इफेक्टेड होगा, इन सब चीज़ों पे, और किस तरीके का हमारा प्रिपेयर्डनेस है जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर, ये सब चीज़ जो है हमारा वो अफेक्ट करता है डिजास्टर के और उसके टाइप से। इन्फेंट, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर्स एंड सिक, ये ज़्यादा वर्नेबल होते हैं डिजीज़ के लिए। जो इन्फेंट है क्योंकि लोअर इम्यूनिटी इनके अंदर होता है, जो इन्फेंट है उनके अंदर लोअर इम्यूनिटी है, प्रेग्नेंट है उनके अंदर लोअर इम्यूनिटी है, लैक्टेटिंग मदर है लोअर इम्यूनिटी है, सिक है लोअर इम्यूनिटी है। तो ये लोग क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं और ज़्यादा डिजीज़ के लिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ उनको ज़्यादा जल्दी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको न्यूट्रिशन वाले पार्ट में देखना होगा। यहाँ अगर हम लोग देखें कि इफेक्टिव फूड रिलीफ प्रोग्राम्स जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं, क्या हम लोगों को देखना होता है, क्या हम लोगों को ध्यान देना होता है न्यूट्रिशन पार्ट में। तो हम लोग देखते हैं असेसिंग ऑफ फूड सप्लाई आफ्टर डिजास्टर। तो हम लोगों को ये चेक करना पड़ा, सर्विलेंस से पता चलता है कि कितना फूड सप्लाई हम लोगों को यहाँ चाहिए, तो उसका असेसमेंट हमारा होना चाहिए। एस्टिमेटिंग द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन, हम लोग एस्टिमेट कर देते हैं कि कितने पॉपुलेशन को हम लोगों को न्यूट्रिशन नीड है यहाँ पे देना, सप्लाई करना। कैलकुलेटिंग डेली फूड राशंस, वो हमारा कैलकुलेट करना होता है। एंड नीड फॉर लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप, और कैलकुलेट करके कितने दिनों के लिए उसको स्टोरेज करना होगा, सप्लाई करना होगा। मॉनिटरिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन, कहीं वहाँ पे डिजास्टर की वजह से जो है माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशनल डिजीजेस तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ उस स्टेटस को, न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम लोगों को मॉनिटर करना होता है। ये सब हमारे रिलीफ प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ये हम लोगों का एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होता है डिजास्टर की सिचुएशन में, उसका ये टेबल है जो कि आपको जो है WHO की तरफ से 2000 में जो है वो आया हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से ग्रुप है इसमें, एडल्ट है, एल्डरली है, प्रेग्नेंट है, एडोलेसेंट है। तो ये इसका पूरा टेबल है एज के हिसाब से। 0 से 4 जो है एज ग्रुप के अगर कोई है, उसमें कितना जो है मेल को, कितना फीमेल को कैलोरी दिया जाता है, और जो है उसमें जो है नीड कितना है और कितना हम लोगों को वहाँ प्रोवाइड कराना पड़ता है। इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारा सर्वेलेंस होता है, सर्वेलेंस के अंदर हम लोग ये सारा चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ कंडीशन जो है अंडर न्यूट्रिशन का ना हो जाए, और इन सब कैलकुलेशन के बाद हम लोग जो है वहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो जनरली कितना वाटर जो है एक पर्सन को चाहिए होता है रूरल एरिया में, कितना चाहिए होता है अर्बन एरिया में, और कितना चाहिए होता है हमको डिजास्टर के कंडीशन में। तो ये सब चीज़ डिफरेंट है। उस समय हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्टिमम जो है, हमारा जो नीड होगा उसको हम लोग वहाँ पे पूरा कर रहे हैं। और मान लीजिए कि जो मिनिमाइज कर रहे हैं हम इस चीज़ को कि इतना हमको वहाँ पे नेसेसरी है, इससे अगर हम कम देते हैं, ये हमारा जो है बेंचमार्क है, इससे कम अगर हम लोग देते हैं न्यूट्रिशन को, इससे कम अगर हम लोग वाटर को देते हैं, तो यहाँ इन्विटेशन ऑफ डिजीजेज होगा, डिजीज यहाँ पे हमारा एपिडेमिक होगा। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो है एस्टिमेट करनी होती हैं। वाटर सप्लाई इन डिजास्टर, तो हम लोग इवैक्यूएशन का जो हमारा टाइम होगा, जिस समय हम लोग पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह निकाल रहे होंगे, तो इवैक्यूएशन के समय पे हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज कम होंगे। तो उस समय क्या होगा, हमारा जो मिनिमम रिसोर्स होगा जिससे हमारा बेस्ट आउटकम आए, उसको हम लोग देते हैं। जैसे ड्यूरिंग इवैक्यूएशन हम लोग 3 लीटर पर पर्सन पर डे इन कोल्ड और टेम्परेट क्लाइमेट, जो हमारा कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट होता है उसमें 3 लीटर पर पर्सन हम लोग पर डे देते हैं। उसके बाद 6 लीटर पर पर्सन पर डे इन हॉट क्लाइमेट, अगर बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन होगा, स्वेटिंग वहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग 6 लीटर पर पर्सन देते हैं, वहाँ पे देना होता है। ड्यूरिंग रिलीफ ऑपरेशन, रिलीफ के टाइम पे, रिलीफ ऑपरेशन के टाइम पे हम लोग वाटर सप्लाई 40 to 60 लीटर पर पर्सन के हिसाब से हम लोग उसका सप्लाई करते हैं। 20 to 30 लीटर पर पर्सन इन मास फीडिंग सेंटर्स में होते हैं, और 40 to 60 लीटर हॉस्पिटल्स के हिसाब से है। 15 to 20 लीटर पर पर्सन टेम्पररी शेल्टर और जो हमारा कैंप्स होता है वहाँ देते हैं। ये हमारा रिलीफ जो है ऑपरेशंस उस टाइम पे पर डे पर पर्सन के हिसाब से हमारा लीटर में है जो वाटर सप्लाई दिया जाता है।
डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, यहाँ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्लोरिनेशन टैबलेट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हैलोजन यूज किए यहाँ पे, और 1 टैबलेट हम लोग यूज कर रहे हैं, 4 mg का होगा टैबलेट 1 लीटर पानी के अंदर में। ग्रैन्यूल्स हम लोग यूज करते हैं वाटर को इन्फेक्ट करने के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो उसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। आयोडीन टैबलेट यूज करते हैं, सॉल्यूशन यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। तो ये सब जो है हम लोग डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर को जो है हम लोग डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसकी सप्लाई होती है। फूड सेफ्टी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एवरी जो है प्रिकॉशन टेकिंग टू प्रिवेंट फूड बॉर्न डिजीजेज। तो हर वो संभव जो प्रयास होगा वो हम लोग करते हैं, किस चीज़ के लिए, फूड बॉर्न डिजीज रोकने के लिए। और पर्सनल हाइजीन टू बी मॉनिटर्ड एंड मेंटेन इन पीपल इन्वॉल्व इन फूड प्रिपरेशन। उनका पूरा का पूरा जहाँ से प्रिपरेशन हो रहा है फूड का, वहीं हमारा जो है डिजीज का जनरेशन हो सकता है, वहीं से स्प्रेड शुरू हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो भी इन्वॉल्व पर्सन है फूड प्रिपरेशन में, उन सबका पर्सनल हाइजीन होना चाहिए और उनको मॉनिटर करना चाहिए। तो ये हमारा फूड सेफ्टी का पार्ट आया। बेसिक सैनिटेशन में हम लोग क्या देखेंगे, सैनिटेशन में हम लोग पर्सनल हाइजीन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंश्योर सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, जो है उसका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए एक्सक्रीटा का। इमरजेंसी लैट्रिन फैसिलिटीज टू सेट इन कैंप्स में जो है लैट्रिन फैसिलिटी हम लोगों को देना होगा। वॉशिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड। तो टेम्पररी बेसिस पे भी हम लोग कैंप में ये सब सेटअप कर देते हैं और ये हम लोग को करना होता है। वेक्टर कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग अभी पीछे बात भी इस चीज़ को किए हुए थे कि डेंगू, मलेरिया और इस तरीके की जो डिजीज होती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं, तो ये सारी डिजीज क्या होती हैं, ऐसे सिचुएशन में बढ़ती हैं। लेप्टोस्पिरोसिस, ये प्लेग हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल कंसर्न रखते हैं इसके ऊपर। तो हम लोग इसमें इंटेंसिफाई जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है इस समय ड्यूरिंग क्राइसिस सिचुएशन, यहाँ हम लोगों को चलाना होता है ताकि हम लोग वेक्टर पे कंट्रोल कर पाएँ। डिजास्टर मिटिगेशन में हम लोग अगर बात करें तो क्या होता है इसमें, दिस इन्वॉल्व्स मेजर डिजाइन फॉर लेसिंग द लाइकली इफेक्ट ऑफ इमरजेंसीज। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिजाइनिंग होता है ताकि हम लोग को इमरजेंसी कंडीशन में जितना कम हम लोगों को उसका इफेक्ट हो। इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट लैंड यूज प्लानिंग, फ्लड मिटिगेशन, improved structural quality of school, houses and such other buildings so that medical causalties जो है can be minimized। ये सारे हम लोग शुरू में ही देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही हम लोग इसको देखते हैं। Ensuring that the safety of health facilities and public health services including water supply and sewage system to reduce the cost of rehabilitation and reconstruction। तो ऐसा हम लोग जो है शुरू में ही, जब हम लोग आबादी जो है वो बसता है और जिस समय लैंड लोग यूज करते हैं, उसी समय इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो इससे क्या होगा, मिनिमम जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है कॉस्ट, किस चीज़ का, रिहैबिलिटेशन का एंड रिकंस्ट्रक्शन का। नियर बाई हमारा जो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल केयर हमको हेल्थ केयर मिल जा रहा है, हमारा जो है वाटर सप्लाई जो है वो उस एरिया में सही है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, आसानी से ये सब चीज़ें हमको प्रोवाइड करा सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। मिटिगेशन कॉम्प्लीमेंट्स जो है द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़। तो एक तरह का ये मिटिगेशन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है किस कंडीशन के लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए और रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ के लिए। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है विद गोल टू स्ट्रेंथ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू मैनेज ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसीज, शुड ब्रिंग अबाउट an orderly transition from relief through recovery and back to sustained development. Objective is to ensure that system, procedures and resources are in place to provide prompt assistance। तो ये सारी चीज़ें हमारी पहले से सेट होनी चाहिए और सेट होती है। तो यही हमारा प्रिपेयर्डनेस है। इससे हम क्या करते हैं, हमारा कैपेबिलिटी जो होता है और कैपेसिटी जो होता है कंट्री का किसी इमरजेंसीज को हैंडल करने का, ये बढ़ता है। It is an ongoing multi-sectoral activities, evaluate the risk of country region to disaster, adopt standards and regulations। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग सिस्टम, ये हमारा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड जो हमारा प्रिपेयर्डनेस है उसके अंदर हमारा ये आ रहा है, इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स, इंश्योर द रिसोर्सेज एंड अवेलेबल
available and can be easily mobilized in disaster for improved preparedness. Develop public education programs, ये हम लोगों को करना पड़ेगा, public education programs बनाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा. कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन सेशंस विद न्यूज़ और मीडिया, इसके साथ हमारा सेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन उनके साथ बना हुआ होना चाहिए ऐसे कंडीशंस के लिए. ऑर्गेनाइज डिजास्टर स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज दैट टेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, तो हम लोग जो बात शुरू में किए थे कि ड्रिल होना चाहिए, मॉक ड्रिल जो होता है वो होना चाहिए, ताकि ऐसे कंडीशंस को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं. जैसे अगर हम लोग ये देखते हैं कि हम सपोज कीजिए कि फायर डिहाइड्रेंट्स हमारे पास होते हैं, अग्निशमक जो बोलते हैं, जो रेड कलर के जो वो हर जगह हम लोग देखते हैं, किस चीज़ को, सिलेंडर्स को देखते हैं, देख तो रहे हैं लेकिन उसको कभी यूज नहीं कर रहे हैं. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको हम लोगों को प्रिपेयर्डनेस यही पार्ट हुआ कि उसको चलाना, ऑपरेट करना आना चाहिए, ताकि ऐसे जो कंडीशन आ जाए, तो अगर फायर दिखाई दिया हम लोगों को कि ऐसा कंडीशन आ रहा है, तो उस जो इक्विपमेंट्स का हम यूज़ कर पाएँ. तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ड्रिल करना होगा, टाइम टू टाइम हम लोगों को ड्रिल करना होगा, ताकि लोग अवेयर हो सके कि इन सब चीज़ों को कैसे यूज करना है. तो ये हमारा होना चाहिए, एक्सरसाइज होने चाहिए, टेस्ट रिस्पॉन्स होने चाहिए. रीजन्स फॉर प्रिपेयर्डनेस एट लोकल लेवल्स, जो हमारा इफेक्ट एंड अप्रोप्रिएट प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स कैन अवॉइड कंसिडरेबल लॉस कम होगा उससे. फर्स्ट रिस्पॉन्स इज फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी एज डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मे डिफर एक्सटर्नल हेल्प. ये सिंपल है, जहाँ पे डिस्ट्रप्शंस होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है काफ़ी हैम्पर्ड होगा, यहाँ पे रिसोर्सेज ईजिली पूल्ड एट द लोकल लेवल, तो जो रिसोर्सेज होगा वो सबसे ज़्यादा लिया जा सकता है लोकल लेवल पे. कहीं से हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर हम लोग लोकल लेवल पे अगर हेल्प लेते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हम लोगों को मिलता है उस जगह पे. सस्टेन डेवलपमेंट बेस्ड अचीव्ड व्हेन कम्युनिटीज डिजाइन द असिस्टेंस प्रोग्राम देमसेल्फ. तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है इसमें प्रिपेयर्डनेस की तरफ आएगी लोकल लेवल पे. 6 सेक्टर रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स ऑफ रिकवरी स्ट्रेटजीज, 6 हमारे जो सेक्टर्स हैं जो रिकवरी स्ट्रेटजीज में यूज होते हैं. एक कम्युनिकेशन होगा, दूसरा हेल्थ होगा, तीसरा सोशल वेलफेयर है, चौथा हमारा पुलिस और सिक्योरिटी है, पांचवा हमारा सर्च और रेस्क्यू टीम होगा, और छठा हमारा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा. तो ये जो सेक्टर्स हैं वो रिकवरी स्ट्रेटजी के लिए हमारे होते हैं. 6 जो है हमारे सेक्टर्स हैं जिनका जो रिस्पॉन्स के टाइम पे इनका ज़रूरत होता है. अगर हम लोग इंडिया में वल्नरेबिलिटी जो है डिजास्टर का अगर हम लोग देखें तो 57% लैंड इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, ऑफ दिस 12% इज वल्नरेबल टू सीवियर अर्थक्वेक. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 57% जो है अर्थक्वेक के लिए वल्नरेबल लैंड्स है, जिसमें सीवियर अर्थक्वेक अगर देखें तो 12% है. 68% लैंड इज वल्नरेबल फॉर ड्रॉट, जो सूखा पड़ता है उसके लिए 68% लैंड है इंडिया में. 12% लैंड इज वल्नरेबल फॉर फ्लड, 12% जो है हमारा फ्लड के लिए लैंड है जो वल्नरेबल है. 8% लैंड इज वल्नरेबल फॉर साइक्लोन्स, 8% हमारा साइक्लोन के लिए है. अपार्ट फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, सम सिटीज इन इंडिया आर ऑल्सो वल्नरेबल फॉर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर. यहाँ जो है हम लोगों को जो है केमिकल और इंडस्ट्रियल जो है उसको हम लोग अलग कर रहे हैं, वो भी जो है अलग से वो भी है जो टाइम टू टाइम होते रहता है. थैंक यू.